हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, यूपी टेट स्पेशल क्लास आपकी चलाई जा रही है। आज इसी क्रम में हम एसएसटी की क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए साथियों, आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर जिसका नाम है साथियों अतीत के बारे में। इसी चैप्टर से हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। वे कुशल संग्रह और जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है, चीजों को इकट्ठा करते थे और जानवरों को मारते थे। आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ये इम्पोर्टेंट है लाइन। कितने समय पहले? 8000 वर्ष पूर्व। कौन सी फसल उगाई? गेहूं और जौ। ठीक है, चलिए। सहायक नदी क्या है? जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसे सहायक नदी कहते हैं। ये एक बड़ी नदी है, इसमें कई छोटी छोटी नदियां जब आकर के मिल जाती हैं तो यही छोटी छोटी नदियां इस बड़ी नदी की सहायक नदी कहलाती हैं। जैसे आपको याद रखना है, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। कौन सी है बाबू? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। इस पर स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। किन नदियों के किनारे बाबू? सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास। इन्हीं नदियों के किनारे आज से 4700 वर्ष पूर्व कुछ नगरों का प्रारंभ हुआ, फलना फूलना शुरू हुआ था। गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व। सिंधु की सहायक नदियों के किनारे विकास 4700 वर्ष पूर्व और गंगा और समुद्र तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व। दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। इसमें सारी चीजें फैक्ट के रूप में है साथियों। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका शामिल हैं। ठीक है साथियों। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया ये वर्ल्ड मैप है दोस्तों। यहीं पर आपका क्या है? एशिया महाद्वीप है। ये छोटा सा आपका हिस्सा भारत का दिख रहा है। इसमें क्या है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका शामिल हैं। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार पड़ोसी देशों को दर्शाते हैं। स्टार लगा लीजिएगा। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? स्टार लगा लीजिएगा इन दोनों फैक्ट पर। दोनों से क्वेश्चन कई बार बने हैं। अगला टॉपिक है साथियों देश के नाम। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है और इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है साथियों, चलिए। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोज अथवा इंदोज और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ये है आपकी सिंधु नदी, ये है साथियों आपका इंडिया, और ये है इधर से आप क्या आए थे? ईरानी और यूनानी। इधर से वो आए, ये सिंधु आपकी, ये है सिंधु नदी। मैं आपको समझा देता हूँ बहुत अच्छे से। ये है आपकी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि को उन्होंने क्या कहा? हिंदोज अथवा इंदोस नाम दिया साथियों। ठीक है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ये उत्तर पश्चिम समूह है। क्या है साथियों? ये है उत्तर पश्चिम समूह। इसी समूह के लिए भारत नाम का प्रयोग किया जाता था। ठीक है साथियों, चलिए। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है, लगभग 3500 वर्ष पूर्व। ये याद रखना है साथियों। ठीक है, चलिए। अतीत की जानकारी। ठीक है, अतीत का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल, एक शब्द में जानना है।
अतीत का अर्थ अगर आपसे कोई पूछ ले तो प्यारे साथियों होता है बीता हुआ कल, अर्थात ऐसा कल जो गुजर चुका है। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं आज से 100 साल पहले मुझे बताओ क्या हुआ था, तो आपके पास कोई ऐसा मशीन तो है नहीं कि आप 100 साल पहले चले जाओगे। आप 100 साल पहले का कोई न्यूज़पेपर ढूंढोगे, कोई किताब ढूंढोगे, कोई वीडियो क्लिप ढूंढोगे ना, तभी तो आप जा सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ लिखा गया है कि उस समय की लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना, उसको खोजना है और उसको पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कही जाती थी। देखो, पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कही जाती थी, क्यों कही जाती थी ये आपको याद रखना, क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती थी। क्योंकि उस समय प्रिंटिंग प्रेस व्रेस कहाँ होते थे, ये सब तो बहुत बाद में खोजे गए हैं। ठीक है, अतीत में कहाँ कौन सा ये प्रिंटिंग प्रेस था भैया। आगे बात करते हैं, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट है, जो लैटिन शब्द मेनू से बना है जिसका अर्थ है हाथ। ये याद रखिएगा, जो पांडुलिपि है इससे अंग्रेजी के शब्द मैन्युस्क्रिप्ट से बना है, और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये लैटिन के शब्द मेनू से बना है जिसका अर्थ होता है हाथ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पांडुलिपि पर चर्चा करते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों, पॉम लीफ अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो ये आपको कहाँ लिखी मिलती थी कि तो ताड़ का जो पत्र होता है, पॉम लीफ बड़ा सा होता है, उस पर लिखी जाती थी, या हिमालय क्षेत्र में एक भूर्ज नामक पेड़ होता है उसकी छाल जिसे भोजपत्र कहते हैं उस पर लिखी मिलती है। आज भी आप अगर देखना चाहें, आप पंसारी की दुकान पे जाइए या किराना स्टोर पे जाइए, कह दीजिए भैया हमको भोजपत्र दे दीजिए, तो भोजपत्र आप लेके आइए, उस पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। पेन से लिखे या आप इंक बना करके, स्याही बना करके बहुत अच्छे तरीके से उस पर आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि पांडुलिपियां मिली तो, लेकिन मिली कहाँ, कहाँ मिली, कहाँ रखी थी। ये देखिएगा, ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों, ये विहार जो होते हैं ये बौद्धों के होते थे और जैनों के होते थे। याद रखना है, बौद्ध और जैन का जो विहार है वहां से प्राप्त हुआ है, और जो हमारे मंदिर है वहां से। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं का जीवन, औषधियों तथा विज्ञान, सभी प्रकार के विषयों की चर्चा इसमें मिलती है। अब आपसे पूछ लेगा मैन्युस्क्रिप्ट मिलती कहाँ है, तो याद रखना है मंदिर में और बौद्ध विहार या जैन विहार या केवल विहार दे सकते। इसमें वर्णन क्या है ये भी पूछा जाएगा। तो इसमें जो धार्मिक मान्यता थी उस समय की, वो जो राजाओं का जीवन, उनका युद्ध संघर्ष और जो औषधियां और जो विज्ञान, इनसे संबंधित सारी चीजें उसमें मिलती हैं। और प्रकृति भाषा का प्रयोग उस समय आम लोग किया करते थे, तो उस समय जो लोगों की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, याद रखना है। इसलिए जो है इसका बहुत महत्व था इस भाषा का। अब बात करते हैं अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। अभिलेख ये क्या होते हैं? ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। मान लीजिए पत्थर का कोई टुकड़ा है, हमने इस पे लिख दिया का, खा, गा। अब उत्कीर्ण का मतलब होता है कि पत्थर जैसी धातु के ऊपर कुछ भी लिख दिया गया हो, उसे ही अभिलेख कहते हैं। अथवा धातु की जो चद्दर है उसके ऊपर कुछ लिख दिया गया हो। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका अच्छे तरीके से पालन कर सकें। अभिलेखों में शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी रखवाते थे। जैसे आपने सुना होगा अशोक का स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख, ये आपने सुना होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, एक शब्द आया है पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो आज की वस्तुओं का थोड़ी, जो पुराने समय की वस्तुओं का अध्ययन करता है, क्या अध्ययन करेगा? जो पुरातत्वविद है वो पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। और किसका करते हैं भैया? वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। तो अलग अलग स्टेटमेंट में देकर के इन तीनों चीजों को एक साथ पूछा जा सकता है, तो सारी चीजें आपको याद रहना चाहिए। आगे क्या करते हैं पुरातत्वविद जो है आपके, वो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे। इन सारी चीजों के बारे में भी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानकारी मिल जाती थी। आरंभिक मानव, अर्लीस्ट पीपल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग करेंगे। आइए, जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक, हंटरर गैदर्स के नाम से जानते हैं।
भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि वो हंटर और गैदर्स का काम ही करते थे, इसलिए उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी किया जाता था। लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी के तट पर पाई गई हैं। पुरास्थल क्या होता है? उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष या टुकड़े प्राप्त हुए हों। किसके किसके? कोई औजार का, कोई बर्तन का, कोई पत्थर का टुकड़ा, उसे ही पूरा स्थल या साइट्स कहते हैं, याद रखिएगा। साथियों, बात करते हैं पूरा पाषाण काल, द पैलियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान का समय माना जाता है। ये आपको याद रखना है। यह दो शब्द पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक काल, मध्यकाल और उत्तर। पूरा पाषाण काल के नाम से इसे जाना जाता है। मानव इतिहास के 99% कहानी इसी काल में घटी हुई है। स्टार लगा लीजिएगा बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। बात करते हैं मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज की। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। कई बार क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण में बदलाव कब मिला है, किस युग में मिला है? मध्य पाषाण युग में मिला है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के जो आपके पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, उन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। चलिए आगे बात करते हैं। इन औजारों से हड्डियों या लकड़ियों के मूठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। बात करते हैं नव पाषाण युग के बारे में, नियोलिथिक एज के बारे में। ठीक है साथियों, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहते हैं। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। साथियों, ये सब नव पाषाण युग में हुआ। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने दिए। नव पाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक है चाताल यूर्क, तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगला पॉइंट है खेती और पशुपालन। चलिए बात करते हैं फार्मिंग एंड हेडरिंग। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। जब लोग पौधा उगाने लगे और जानवर की देखभाल करने लगे। देखिए, देखभाल के लिए तो इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन अगर वो फसल उगाएंगे तो उनको एक जगह रहना पड़ेगा लंबे समय तक, इसीलिए इसे बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। बात करते हैं बुर्जोहम। वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। फ्रांस में गुफा की गई चित्रकारी में प्रयोग होने वाले रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसी खनिज पदार्थों से मिलकर बनाया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारी क्लास 3 है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, हर एक भाई बहन तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। पूरा टॉपिक हम आपको फ्री में यूट्यूब पर करवाएंगे, इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बस आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, हमारे इस प्रयास को लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक वीडियो शेयर करिएगा। चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है वो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं साथियों। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। तो मिट्टी का रंग जो बर्तन का है वो कैसा है बाबू? लाल है, लेकिन जो उस पर चित्र बना है वो किस रंग का है? काले रंग का। ऐसे एग्जामिनर फंसाएगा, बदल देगा, ध्यान रखिएगा। पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा पुरातत्वविद किसे कहते हैं। जिनको नहीं पता है जान लो, पुरातत्वविद उन्हें कहते हैं जो पुरानी अवशेष बिल्डिंगों के, ठीक है, ईंट, मुहरे, बाट, मनके, जानवरों की हड्डियां, अनाज के दाने, इन सभी की जो खोज करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। जो कल की वीडियो ना देखे हो, प्लीज कल की वीडियो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी है, उसके बाद ये वीडियो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है।
ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। जैसे मान लीजिए ये ऊंचाई वाला हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा है, इसे निचला नगर कहा, इसे दुर्ग कहा, और इनके चारों ओर रक्षा प्राचीर पक्की ईंट से बनती थी। ठीक है, तो दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, ये भी आप सभी को याद रखना है साथियों। चलिए, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। याद रखिएगा, मां से मोहनजोदड़ो और मां से ही महान स्नानागार, आपको याद हो जाएगा। और यहाँ एक क्या था बाबू, तालाब था। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों पर अग्निकुंड मिले। ऐसे याद रखिएगा, अग्निकुंड कैसा होगा बाबू, काला होगा, काला, क्योंकि उसमें जब हवन होती है तो काला हो जाता है। तो कालीबंगा, और वो कहाँ होता है, स्थल, स्थल का मतलब लोथल, ऐसे याद रखिएगा, स्थल, स्थल का मतलब लोथल, कभी आपको नहीं भूलेगा। जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह जहां अनाज रखे जाते थे वो भी प्राप्त हुए हैं। चलिए साथियों, 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, कई बार आया है। नगरों का आरंभ 4700 साल पहले हुआ है बाबू। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अन्य नगरों का विकास हमने बताया था 2500 साल पहले, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे डेवलप हुए थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कच्चे माल की खोज साथियों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहां तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ये वाला टॉपिक स्टार लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% गारंटी है। चलिए आगे साथियों बात करते हैं। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु है वो टिन है, अर्थात तांबा और टिन को जब मिलाते हैं बाबू तो कांसा बन जाता है। इसका आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो तांबे का कहां से, ईरान से, और टिन का बाबू अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जिनको शार्ट नोट्स बनाना नहीं आता है वो भी कमेंट कर सकते हैं, हम एक दिन शार्ट नोट्स बनाना आपको सिखा देंगे। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट है सभ्यता के अंत का रहस्य। सभ्यता का अंत कैसे हुआ आइए जानते हैं। कुछ अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। अलग अलग विद्वानों के इसमें अलग अलग कथन हैं बाबू। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर तो केवल कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। और ये तो एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, इतनी बड़ी सभ्यता थी कि मेसोपोटामिया से 20 गुना ज्यादा, आप कह सकते हैं ज्यादा बड़ी थी, इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतनी बड़ी सभ्यता थी ये। चलिए फ्रेंच की बात करते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंच कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि फ्रेंच का निर्माण कृत्रिम रूप से होता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले, हल्के समुद्री हरे होते थे। स्टार लगा लीजिएगा, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, विभिन्न एग्जामों में आया है। बात करते हैं ऋग्वेद की बाबू। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। तो प्रार्थनाओं को बाबू क्या कहते हैं, सूक्त। सूक्त का अर्थ है अच्छी तरीके से जिसे बोला गया हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृति है, इस पर स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। इसे पढ़ा नहीं जाता था, इसका उच्चारण होता था और श्रवण, 2 काम होता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ, याद रखिएगा। अगला है महापाषाण। चलिए बात करते हैं शिलाखंड महापाषाण। महा का अर्थ है बड़ा, पाषाण का अर्थ है पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। जैसे ये कोई व्यक्ति है, इसको दफन किया गया है, इसके चारों ओर ऐसे बड़े बड़े पत्थर लगा के इसको सेट कर दिया जाता था। इसे ही महापाषाण कब्र कहा जाता है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। महापाषाण जो कब्रें बनाने की, ये कब्रें हैं, ठीक है, सही कर लीजिएगा। कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई।
यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक है, चलिए मैप में मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका दक्कन भारत है, ठीक है, और ये आपका दक्षिण भारत है, ये आपका उत्तर पूर्वी भारत है और ये आपका कश्मीर है। इन क्षेत्रों में ये सभ्यता फैली थी। बात करेंगे बाबू जनपद की। चलिए, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ और दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। स्टार लगा लीजिएगा, कई बार प्रश्न आया है। बात करेंगे बाबू महाजनपद की, आइए देखते हैं। चलिए, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। याद रखिएगा, जो महाजनपदों के राजा हैं वो नियमित कर वसूलते थे। इस लाइन पे स्टार लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। ये स्टार लगाइएगा। तो जो कृषि से उपज का कर के रूप में प्राप्त हिस्सा है उसे भाग कहते थे, याद रखिएगा। कृषि में परिवर्तन। चलिए, इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था, गहराई तक जोता जा सकता था और ज्यादा उपज भी की जा सकती थी। लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर अब उनका रोपण शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं बाबू मगध की। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। स्टार लगाइएगा, कई बार पूछा गया है। बिहार में राजगीर, जिसे आधुनिक राजगीर कहते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, राजधानी बन गया, याद रखिएगा। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली या बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, क्योंकि ये जो है बचपन का नाम है, याद रखिएगा, किसके? बुद्ध के। ठीक है, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। तो दो नाम इनके हैं, दोनों याद रखिएगा। आगे है, इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था और बुद्ध क्षत्रिय थे। ये कई बार पूछा जाता है कि बुद्ध किस जाति से थे। तो ये प्रारंभ में क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे और इनके गण का नाम भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में इन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। बोध गया बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर कई दिनों तक तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति की। स्टार लगा लीजिएगा। जगह पूछता है, बोध गया कहाँ है? बिहार में। वृक्ष पीपल, नदी ऋजुपालिका, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जब इन्हें ज्ञान मिल जाता है तो ये वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। वहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। उनके 5 शिष्य थे जिनको इन्होंने उपदेश दिया था। उनके बारे में बता दूं, वो पांचों जो है बुद्ध के साथ ही तपस्या कर रहे थे, लेकिन बाद में वो वहां से चले आते हैं और ये सारनाथ में रुक जाते हैं। तो फिर जब बुद्ध पहली बार सारनाथ आते हैं तो वही 5 व्यक्ति उनसे मुलाकात करते हैं और बुद्ध अपना पहला उपदेश उन्हीं को सुनाते हैं। चलिए साथियों, आगे बात करते हैं कि कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन इन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, चलिए अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं जरा वो लोग बताइएगा कुशीनगर कहाँ है, जल्दी से बताइएगा। कुशीनगर किस स्टेट में है? कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे लिप्सा अर्थात इसी को ही तृष्णा कहा है। स्टार लगाइएगा, इस लाइन पे कई बार पूछा गया है।
बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत भाषा में दिया है। तो ये भी कई बार आया हुआ है कि बुद्ध ने किस भाषा में जो है अपनी शिक्षा दिया है, तो प्राकृत भाषा में दिया है। बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। चलिए बात करते हैं, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कनिष्क याद रखिएगा किससे संबंधित है, कुषाण से। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था। विस्तार भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। चीनी बौद्ध यात्री फाह एशियन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वान 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग भारत आया। स्टार लगाइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वयं तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विहार केंद्र नालंदा बिहार में भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है, ये भी आप सभी को याद रखना है। उपनिषद पूछा जाता है कई बार। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है, पहले ये आपको याद रहना चाहिए। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है साथियों, गुरु के समीप बैठना, अर्थात ऐसे ज्ञान की चर्चा जो गुरु के नजदीक रहकर, गुरु के साथ रहकर प्राप्त की जाए, उसे ही उपनिषद कहते हैं। बात करते हैं साथियों जैन धर्म। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं साथियों। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल को एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में पहचाने गए और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया और वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला और जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ होता है साथियों विजेता। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। जो आप लोग आश्रम व्यवस्था जानते हैं, 4 आश्रम व्यवस्थाएं हमारे यहाँ चली थी। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी, ये भी आपको याद रखना है। संघ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार एग्जाम में आया है। महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना है कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, अर्थात घर में रहकर आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। चलिए ऐसा लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहे। अब आपसे पूछ लेगा संघ क्या है, तो ऐसे याद रखिएगा, जो अपना घर बार छोड़ करके और मुक्ति के मार्ग में चल पड़े हैं, उनको रहने के लिए एक जगह दी गई है, उसे ही संघ कहा गया है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। स्टार लगा लीजिएगा, कई बार प्रश्न आया है। अगला टॉपिक है साथियों एक साम्राज्य एंड एम्पायर। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता किया था। बात करते हैं वंश क्या होता है, जान लीजिए। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। चलिए मौर्य वंश। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और उसका पुत्र अशोक। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत एम्बेसडर था। स्टार लगाइएगा, स्टार लगाइएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का जो निर्माण कार्य है वो शुरू कर दिया था। इसको बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। स्टार लगाइएगा, ये पूछा जाता है। यह दीवार लगभग 4600 किलोमीटर लंबी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100 से 200 मीटर दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बने, एकदम स्टार लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अशोक की। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे।
वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। स्टार लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का ही प्राचीन नाम है जिस पर विजय किया था अशोक ने और कलिंग को बर्बाद कर दिया था। उसके बाद अशोक के मन में युद्ध के प्रति घृणा जाग गई थी। उसने शपथ लिया था कि अब मैं जीवन में कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। अशोक बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका यहां पर दूत भेजे थे। स्टार लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं गांव में रहने वाले लोगों की। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेल्लला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साधारण हलवाओं को उड़वार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भूमिहीन मजदूर को कड़ैसियार और दास को अधिमाई कहते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिएगा इस पर, कई बार यहां से क्वेश्चन बना है। चलिए, ग्राम का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवांशिक होता था। अगला पॉइंट है साथियों, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति भी कहा जाता है। स्टार लगाइएगा। स्वतंत्र कृषकों को क्या कहते थे? गृहपति। घर के आदमी को नहीं कहते थे, गलत मत कराना। जातक वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। स्टार लगाइएगा। जितना पॉइंट बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जातक में प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों से हमें जानकारी मिलती है। आहत सिक्के किन्हें कहा जाता है? ये सामान्यतः आयताकार, कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। चपटा गोलिका है, इस पर ठप्पा मार दिया गया, या चादर है, इस पर ठप्पा मार दिया गया, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। क्वेश्चन पूछेगा, आहत सिक्कों पर क्या लिखा होता था? कुछ नहीं लिखा होता था भैया, ठप्पा मार के बनाया जाता था, इसीलिए इन्हें आहत सिक्का कहा गया। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश भागों में पाए गए और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे हैं, याद रखिएगा। सिक्के, क्वाइंस, चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा गया है, याद रखिएगा। बात करते हैं, मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। कृष्ण भक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है मथुरा। मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों का वर्णन मिलता है। स्टार लगाइएगा। पूछा जाएगा कि कहाँ जो है इनका वर्णन मिलता है, कहाँ के अभिलेख में। अरिकमेडु एक पत्तन है, आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। अरिकमेडु लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे चमकदार बर्तन मिले। स्टार लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे बाबू रोम की। रोम क्या है, आइए देखते हैं। चलिए, रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका का पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। उसने कहा कि रोम ईंटों का शहर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला पॉइंट है साथियों, व्यापार और व्यापारी, ट्रेड एंड ट्रेडर्स। दक्षिण भारत सोना, मसाले और खास तौर पर काली मिर्च के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जाना जाता था। पूछा जाता है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं। संगम कविताओं में मुनवेंदार की चर्चा मिलती है और यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। स्टार लगाइएगा। 7 वाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था, याद रखिएगा। रेशम मार्ग, सिल्क रूट, रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे और कनिष्क जो है कुषाण से ही संबंधित है, याद रखिएगा। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। जो तक्षशिला है आपका, वो भी इन्हीं के राज्य में आता था। इलाहाबाद का पुराना नाम उज्जैन था, स्टार लगा लेना। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र और गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी इसे जाना जाता था। वंशावलियां, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं।
चलिए बात करते हैं चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। स्टार लगाओ। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके ही दरबार में थे। पूछा जाएगा कि कालिदास और आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजा हर्षवर्धन जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखा है। पूछा जाएगा हर्षचरित्र किसने लिखा है बाबू? बाणभट्ट ने। किसका दरबारी कवि है? हर्ष का दरबारी कवि है। ठीक है। चीनी यात्री स्वान काफी समय से हर्ष के दरबार में रहा करता था। ठीक है। चलिए बात करते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। स्टार लगाओ। पूछता है कहां तक इनका क्षेत्र फैला था? जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। किसका? चालुक्य का। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी और यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यह भी याद रखेगा, ऐहोल जो है एक व्यापारिक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय सबसे बड़े प्रसिद्ध चालुक्य राजा हुए। उनके बारे में दरबारी कवि रविकीर्त द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। अब पूछेगा रविकीर्त किसके दरबार का कवि है? पुलकेशिन द्वितीय का। किस वंश का राजा है? चालुक्य वंश का राजा है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी, याद रखिएगा। चलिए, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। यह भी पूछा जाएगा किसका नाटक है। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में विदुयन जो घुमक्कड़ कबीले के होते थे। बुदुयन कौन होता है? ये पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। धातु विज्ञान पर चर्चा थोड़ी सी हम लोग कर लेते हैं। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। उन्हें तांबे के धातु कर्म शोधन की जानकारी थी, याद रखिएगा। उन्होंने तांबे के साथ टिन को मिलाकर कांसा भी बनाए। यहाँ हड़प्पा वासी कांसुक से जुड़े थे। वहीं उनके जो उत्तराधिकारी आए वो लौह युग से संबंधित थे। ठीक है। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता है। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। स्टार लगाइएगा, डबल ट्रिपल स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। कई बार एग्जामों में आया है। बात करेंगे बाबू अजंता की। यह वह जगह है जहां पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादा बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने के कारण अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इनमें से कुछ चित्रों को जो है वो सजाया भी गया था और इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी बहुत चमकदार है। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। ये लाइन स्टार लगा लेना। पूछा जाता है कि इन रंगों को किससे बनाया गया था। ठीक है। चलिए, इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, कोई जानकारी नहीं है। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिप्लादिकम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। स्टार लगाओ। 10 बार से ज्यादा बार ये प्रश्न आया है। तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया और कालिदास संस्कृत में लिखते थे। ये सारा का सारा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना। पुराण, पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराणों में इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन। प्राचीन क्या है? प्राचीन है। ठीक है। तो पुराण जो आपकी पुराण है उसमें विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्गा पुराण जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है साथियों। चलिए बात करते हैं, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे और इसका पाठ जो है मंदिरों में पुरोहित किया करते थे। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया। महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता है और रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं, याद रखिएगा। आर्यभट्ट, चलिए, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि को ढूंढ निकाला। चलिए, आयुर्वेद, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के विख्यात प्रसिद्धि है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक और सुश्रुत। स्टार लगा लेना, पूछा जाता है। ठीक है। चलिए, 4वीं शताब्दी ईस्वी चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधीय शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। ये पूछा जाता है कि चरक की जो पुस्तक है वो किससे जुड़ी है? औषधि शास्त्र से। कागज का आविष्कार 1900 साल पहले काइलून नाम के एक व्यक्ति ने चीन में किया था। स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कागज बनाने की तकनीकी को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले या कोरिया तक पहुंची। ठीक है साथियों, इसी के साथ आपकी क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है
और इसका जो PYQ है इसका मैराथन बहुत जल्द आप सभी को करवा दिया जाएगा। फिर क्लास 7th के स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्द आपकी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। वीडियो को जम करके शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।